आइए दोस्तों एक नई सवेरे की शुरुआत करते हैं। भूगोल वन लाइनर इंडियन भूगोल एपिसोड नंबर 5 जो आगामी होने वाले उत्तराखंड के तमाम एग्जामों के साथ साथ सेंट्रल स्तर के एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है ये। तो पहला प्रश्न आज का सेशन का, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो 1921 और 1931 के मध्य के काल को जनसंख्या का कहीं न कहीं एक विभाजन का काल भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। तो याद रखिएगा, जनसंख्या से भी आप लोगों के लिए सवाल पूछा जाता है, तो ज़रूर उस टॉपिक को भी क्लियर करिएगा। जबकि घनत्व में बिहार है, जनसंख्या घनत्व में कौन सा है? बिहार। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो केरल सबसे ज़्यादा टॉप पर एजुकेशन रेशियो में, और इसके बाद मिजोरम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में शीर्ष राज्य है? 3। तो देखिए, पहला केरल, इसके बाद लक्षद्वीप, इसके बाद मिजोरम। मतलब अगर ये केंद्र शासित है इसीलिए, ठीक है, नहीं तो केरल के बाद मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन रेशियो है आपका केंद्र शासित प्रदेश में, वो लक्षद्वीप का ही है, ठीक है। अगला है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य किससे है? तो जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को ही आबादी की वृद्धि दर का क्या कहा जाता है? तात्पर्य कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, सेशन का अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो याद रखिएगा, सिख समुदाय में सबसे कम क्या है? लिंगानुपात है। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो ये है मिजोरम, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? बात की जा रही है एसटी की, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जननांकीय, ठीक है दोस्तों, जनसांख्यिकीय कहलाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा, पटवारी के एग्जाम में भी ये सवाल बना था, और आप लोगों के लिए फिर से सवाल बनेगा दोस्तों। जो सवाल मैं आप लोगों को बताता हूँ ना दोस्तों, अगर आप लोग उस पर अच्छे से अमल करें, उसको अच्छे से समझें, तो आगे आने वाले एग्जाम पे देखना, आप फिर से नेशनल फ्लिक क्या करेंगे? गाड़ के आएंगे दोस्तों, और सबसे ऊपर अपना नाम ही पाएंगे, देखना। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, जो मैं कहता हूँ ना वो आप करिए दोस्तों। 28 एपिसोड को देखिए सबसे पहले, फिर इन पेपरों को लगवाइए जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर वन लाइनर को देखिए। अभी समय बहुत है आप लोगों के पास, सिलेबस बहुत छोटा है। इसके बाद आज लास्ट एपिसोड है ये भूगोल का, इसके बाद मैं हिस्ट्री लेकर के आऊँगा, वन लाइनर, ठीक है। ये विगत वर्षों के प्रश्न है, इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार ये सवाल रिपीटेड होते हैं। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो सबसे कम बिहार की 63% है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो यह है रायबरेली में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, आपका जो लखनऊ शहर है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? बात हो रही है जनजातीय जनसंख्या की, ठीक है। तो देखिए, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली और पुदुचेरी, मतलब दो केंद्र शासित में जनजातीय जनसंख्या नहीं पाई जाती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी, ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेश में, सॉरी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भूपेन हजारी सेतु जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है,
असम से किस राज्य को जोड़ता है? कभी कभी सीधे सवाल पूछता है भूपेन हजारी सेतु किस राज्य में है? तो असम, याद रखेंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो दोस्तों सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? कृष्णा और गोदावरी बेसिन, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेशनल पार्क भी आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न आने के आसार है। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। और विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय सागर जल में, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित कोडाई कनाल झील किस प्रकार की झील है? एक कृत्रिम झील है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया? तो ये अराल सागर है, जो बेकाल झील भी कहते हैं, जिसे आप बेकाल झील भी कहते हैं, बेकौल झील, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं, दिबांग है, कमेंग है, लोहित है। ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के साथ डेल्टा बनाती है? गंगा, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। दिहांग आज भी ये बनाती है। अगला प्रश्न है, रेड सैंडर दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है, यह कहाँ पाई जाती है? तो ये पूर्वी घाट पर पाई जाती है, इस वाले रीजन पे भारत के, ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो राजस्थान ने लगाया। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल से होकर के प्रवाहित होती है? बिल्कुल होती है। रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है, ठीक है, रंगीत। रंगीत नदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? तो सिक्किम राज्य से होती है रंगीत नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तीस्ता नदी भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, कहाँ की यात्रा दोस्तों? कोहिमा की, तो आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? 7 राज्यों से, 7 सिस्टर से होकर गुजरना पड़ेगा ओवरऑल। देखिए, भारत के पूर्वी राज्य, जो पूर्वी राज्य ने 7 सिस्टर कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से केरल तक है? बिल्कुल है। पुल्लिकित झील कितने राज्यों की सीमा पर है? तो ये 2 राज्यों की सीमा पर है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं, जो समुद्र का पिछला भाग होता है उसका तापमान क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में से राज्य कौन सा राज्य सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी की ओर इंगित करता है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात राज्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो अंडमान और निकोबार में दोस्तों यहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में ना दोस्तों आपका हमेशा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, मतलब सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहीं सदाबहार वन पाई जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा पार्क प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुप जिसे आप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? मतलब आपको याद रखना है, पार्क प्लवान वनस्पति से युक्त अनुप होने के कारण संबद्ध बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। तो केवुल लामजोर नेशनल पार्क, जो मणिपुर में जो तैरता हुआ कहते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है, श्री सेलम नल्लमल्ला पहाड़ी में अवस्थित है, यह पुष्कर कहाँ अवस्थित है? अरावली में। अगला प्रश्न है, मतलब पुष्कर झील। अगला प्रश्न है, गोहलम या गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मध्य पूर्व एशिया में यह क्षेत्र है, गोलम हाइट्स। अगला प्रश्न है, कश्मीर का सेफ्रॉन टाउन
किसको कहा जाता है? तो पंपोर को कहा जाता है कश्मीर का सैफरन टाउन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है? तो ये बहिर्मंडलीय होता है। फिर से कहा ना मैंने आप लोगों को, आ गया लास्ट फिर से क्वेश्चन पटवारी का। अगला प्रश्न, कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों गोदावरी और कृष्णा को ना दोस्तों आपका पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई से परियोजना के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होता है? तो टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावन। मतलब यहाँ पर आपको दे रहा है कि जैसे एक भूमध्य रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये आप उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पे है, तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है भूमध्य रेखा, यहाँ पर आना है इक्वी सेंटर पे। तो यहाँ पर आने के लिए आप सबसे पहले टुंड्रा, फिर टैगा, फिर समशीतोष्ण, फिर उष्णकटिबंधीय, मतलब नीचे से नहीं ऊपर से नीचे को आएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम बताइए। अंकलेश्वर। अगला प्रश्न है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के का कारण कहलाता है? तो बृहद ज्वार भाटा। ठीक है, हमेशा दोस्तों पृथ्वी में दो टाइम पे ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक घंटे में 2 बार, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न, किस प्रदेश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इथोपिया का। अगला प्रश्न है साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है? तो ये पर्णपाती वन है, ठीक है, याद रखेंगे। साल और सागौन। भारत के वन से भी एक सवाल आपसे लोग पूछा जा सकता है, तो इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, आप जरूर डाउनलोड करिए उसको। अगला प्रश्न है सेंधा नमक, जिसे आमतौर पर टेबल सॉल्ट कहते हैं, का खनिज नाम क्या कहलाता है? हेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलाइट। लवणीय राज्य गुजरात है भारत का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी नदी कालसेन वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? हरियाणा में कालसेन वन में प्रवेश करती है यमुना, जो उत्तराखंड के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, सॉरी यमुनोत्री कांठ से निकलती है, ठीक है, बंदरपुच पर्वत से। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो हरियाणा को कहा जाता है, जबकि खाद्यान्न में सबसे प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो डांग घाटी, जो नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? तो ये सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में स्थित है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, और यह काबुल नदी के क्या है? समांतर है, ठीक है, याद रखेंगे इस तरीके से। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? तो मारमा गोवा स्थित है, गोवा के नीचे पर। अगला है लिंगनमक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो शरावती नदी कर्नाटक पे, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। शरावती नदी कहाँ बहती है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कोल्हापुर नदी शहर है, ये पंचगंगा नदी, दक्षिण भारत की कृष्ण नदी की जो एक सहायक नदी है, उस नदी के तट पर बसा है कोल्हापुर शहर पंचगंगा पर। अगला प्रश्न है चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण किन स्थलाकृतों का निर्माण होता है? तो कास्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है चूना पत्थर और डोलोमाइट घुलने से। अगला प्रश्न है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो लाल लेटराइट मिट्टी, इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रधानता होती है, याद रखेंगे। अगला है चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लेशियन क्ले या फिर मृदा और हिमोट के साथ सन्निहित अन्य सामग्री के छोटे के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? करेवा कहते हैं। मतलब जो ग्लेशियल होते हैं ना, ग्लेशियल मृदा और हिमोट के साथ सन्निहित जो अन्य सामग्री मोटे जमाव होते हैं उसको क्या कहते हैं? करेवा। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक बार नोट डाउन में देखते हैं क्या है। करेवा कश्मीर घाट में पाए जाने वाले झील के निक्षेप हैं। यह केसर की स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए उपयोगी होती है, याद रखेंगे। अगला है अभिसारी परतों के किनारे के टकराव किन संरचनाओं का निर्माण होता है? तो पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है अभिसारी परतों। मतलब आपको याद रखना है कि अभिसारी परतें मतलब पृथ्वी के अंतर्गत जो प्लेट है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। दो प्लेट टकराएंगे तो जाहिर सी बात है पर्वत का निर्माण होना ही है। अगला प्रश्न है
तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। चमोली जिले में धौलीगंगा नदी बहती है, याद रखेंगे, और यहीं पर है, धौलीगंगा नदी पर ही है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। और 7 फरवरी को दोस्तों, 7 फरवरी को यहाँ पर क्या भी आया था 2020-21 में आपका भयंकर क्या आया था, कह सकते हो कि एक हिमस्खलन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के झुंझुनू जिले स्थित खेतरी भारत के किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो झुंझुनू वाला जिला है ना, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? एराटोस्थनीज को माना जाता है। ठीक है, अगला है, बेरिंग जलडमरू किससे जोड़ता है? तो अंटार्कटिका महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है बेरिंग जलडमरू। ठीक है दोस्तों, आज इसको ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा बचा है। हाँ दोस्तों, बेरिंग जलडमरू मध्य का भाग कहलाता है, जो उत्तरी भाग कहलाता है वो चुक्कची सागर कहलाता है, और दक्षिणी बेरिंग जल संधि। ठीक है, अगला है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का नाम बताइए? तो बोगीबील ब्रिज। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। जो सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का 1106 है, याद रखिएगा। और केंद्र शासित में दिल्ली का सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? धूलकण। अगला प्रश्न है, किसको नगरीकरण वर्ग में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था में। अगला प्रश्न है, सोकोत्रा द्वीप को वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह हिंद महासागर के किस देश में स्थित है? तो यमन द्वीप में है, सोकोत्रा द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। जरूर याद रखिएगा, यह एक लेगून झील है। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल 1 लाइन हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, हमने मात्र 3 एपिसोड में इसे ख़त्म कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, एक जुनून के साथ पढ़िए दोस्तों, एक नई जुनून के साथ। ठीक है, क्योंकि एक न एक दिन हमें इस मेहनत का फल अवश्य मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। तो फिर मिलेंगे शाम को साइंस एमसीक्यू के साथ, या फिर उत्तराखंड टॉप करंट अफेयर के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।